बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप रेसलिंग देखते हैं तो उसमें एक इवेंट होता है या आइटम कह लें जिसको रॉयल रंबल का नाम दिया जाता है और इसमें बहुत सारे रेसलर मिलकर लड़ते हैं और सब एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। सबका टारगेट यही होता है कि तमाम दूसरों को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए और आखिर में सिर्फ फिर एक रह जाता है। इस लड़ाई में हर कोई एक दूसरे को दुश्मन होता है, लेकिन वक्ती अलायंस बनते हैं, यानी दो खिलाड़ी दो रेसलर मिलकर एक तीसरे को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, फिर आपस में लड़ने लगते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में कुछ रॉयल रंबल किस्म का मंजर सामने नज़र आ रहा है और इसमें मुख्तलिफ पार्टियों को शिकायत है और पाकिस्तान में पहली मरतबा ये हुआ है कि तकरीबन तमाम जमातों को यानी धांधली की शिकायत है सिवाय MQM के, क्योंकि उसने जितनी सीटें उसको चाहिए थी उसने वो जीत ली, चाहे धांधली से जीती या कैसे जीती। अब उसके सामने धांधली का कोई इशू नहीं है। MQM को छोड़कर पाकिस्तान की हर जमात धांधली का शोर मचा रही है, धांधली पर फरियाद कर रही है और एहतजाज कर रही है। एहतजाज का दायरा खासा बड़ा है, अगरचे इतना बड़ा नहीं जितना मीडिया पर पेश किया जा रहा है, और उसका नक्शा कुछ इस तरह का है। मैं आपको खुलासा बता देता हूँ कि सिंध में कुल कौमी असम्बली की 6 या 7 सीटों का झगड़ा है और इसी तनासब से फिर सूबाई सीटें हैं और इन 6 या 7 सीटों में से एक सीट वो है जिस पर जमीयत उलमा इस्लाम को शिकवा है कि धांधली से हराया गया। 3 सीटों पर GDA का झगड़ा है और GDA कभी भी 2 या 3 सीटों से ज़्यादा उसने कौमी असम्बली की सिंध से नहीं जीती और अब भी उसका इतना ही झगड़ा, इससे ज़्यादा वो सीटें जीत ही नहीं सकती। और फिर कराची में 3 सीटों का कौमी असम्बली का जमात इस्लामी को शिकवा है कि वो जीत चुकी थी और उससे हराकर MQM को जितवा दी गई है। MQM ने धांधली करके जीत ली और उसमें पीपल्स पार्टी ने भी एक सीट पर जमात इस्लामी को हरवाया। 3 या 4 सीटों का झगड़ा वो है और 3 सिंध की ये और एक JUI की 8 सीटों का कुल झगड़ा है। बलूचिस्तान में 3-4 सीटों का झगड़ा है, 3-4 कौमियत परस्त जमातें जो एहतजाज कर रही हैं। असल धांधली हुई है पख्तूनख्वा में, जहां 32 कौमी असम्बली की सीटों पर PTI ने ब्यूरोक्रेसी की मदद से धांधली करके इंतखाबी नतीजा बदलवा दिया और अपने मुखालफों को हरा दिया। 32 सीटें इनमें JUI की हैं, ANP की हैं, जमात इस्लामी की भी एक सीट है और कुछ मुस्लिम लीग नून की। सबसे ज़्यादा JUI को हराया गया और 32 सीटें। और इसी तरह पंजाब में PTI को सीटें धांधली करके जितवाई गई हैं, जबकि इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पर लग रहा है। और इसमें अलमिया ये है कि मुस्लिम लीग नून एहतजाज नहीं कर रही, इसलिए कि कुछ लोगों का कहना है, अब आप इसको सच माने या ना माने, लेकिन जो लोग कह रहे हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ। लोग कह रहे हैं कि ये धांधली शहबाज शरीफ ने पंजाब के निगरानों से मिलकर करवाई है ताकि नवाज शरीफ की हामी जो लॉबी है वो कमज़ोर हो सके और इस तरह उनकी वजारत उज़्मा का रास्ता हमवार हो जाए। और वो रास्ता हमवार हुआ, लेकिन अब सारा मामला जो है वो खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। एक फरीक इसमें पीपल्स पार्टी है और एक फरीक इसमें JUI है और एक फरीक PTI भी है जिसने धांधली की, और जो सबसे ज़्यादा धांधली का शोर मचा रही है वो भी PTI है। तो ये PTI और मौलाना फजल रहमान का मसला जो है इस पर मैं तबसरा करता हूँ। पहले ये मैं बता दूं कि सिंध में GDA ने जलसा किया है, खासा बड़ा जलसा किया है। जामशोर हैदराबाद का ये ट्विन शहर है, सिटी है, लेकिन अगरचे वो उसका ज़िला दादू है, हैदराबाद दरिया के इस तरफ है और दरिया के दूसरे किनारे जामशोर है। अच्छा खासा शहर है और वहाँ GDA ने बड़ा जलसा किया है। 10,000 हज़ार आदमी, अगर आप कहें कि शायद 1 लाख होंगे तो 1 लाख भी हो सकते हैं। बहुत बड़ा जलसा है, क्योंकि GDA के सिंध में कई पॉकेट्स हैं जिनमें उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। एक तो पीर पगाड़ा के खासे मुरीद है, फिर ये है कि रसूल बख्श पलेजो मरहूम की जो पार्टी है, अजाज लतीफ़ पलेजो इनकी जो पार्टी है उसके भी असरात हैं, फिर उसमें JUI भी शामिल हो गई है। तो इस तरह इनकी अच्छी खासी स्ट्रेंथ बन गई है और उन्होंने बड़ा जलसा किया। चलिए, ये जलसा तो खैर कोई इतना यानी गैर मामूली वाक़या नहीं था। बड़े जलसे सिंध में हर पार्टी कर लेती है। इवन जमात इस्लामी भी कोई सिंध के अंदर हैदराबाद में कोई बड़ा जलसा करना चाहे तो वो अच्छा खासा जलसा कर लेती है, हालांकि उसका वहाँ को वोट बैंक इतना बड़ा नहीं है। लेकिन इस ख़ास बात ये थी कि इसमें मुकर्रीन ने मार्शल लॉ को बुलावे दिए। ख़ास तौर पर पीर पगाड़ा साहब जो थे वो उन्होंने कहा कि इस वक्त फ़ौज वाहद क़ुव्वत है जो वफाक को बचा सकती है और मार्शल लॉ या एमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। दूसरे लफ्ज़ों में वो पीर साहब ये कह रहे हैं
कि अगर मार्शल ना लगा तो वफाक नहीं बचेगा। और ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात है कि पाकिस्तान में अब वफाक के टूटने की बातें की जा रही हैं अपने अपने अंदाज में। GDA ने पॉजिटिवली बात की है, PTI नेगेटिवली बात करती है, जो वो ये कहती है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो लेकिन मार्शल को बुलावे का हालिया तारीख में ये पहला वाक़या है, और कई और लोग भी मुबस्सिरीन TV पर बैठकर ये इशारे दे रहे हैं कि अगर ये मामला ना संभला तो फिर फ़ौज आ जाएगी और मार्शल लग जाएगा। और मार्शल जब लगता है तो फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल की जो औसत उम्र है वो हमने जो माजी में देखी वो 10 साल के लिए होती है, 8 साल 10 साल, इतना अरसे, इससे कम अरसे के लिए मार्शल नहीं लगता। लेकिन ये सवाल अपनी जगह है और इस पर बहस अलग प्रोग्राम मांगती है कि क्या मार्शल लगने के बाद फ़ौज हालात पर काबू पा लेगी। पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है उनमें मार्शल लगना मुमकिन है, और मार्शल लगने के बाद क्या मुल्क बचाया जा सकता है या उसके बचने के इम्कानात बहुत कम हो जाएंगे, ये एक अलग बहस है। लेकिन फ़िलहाल ये है कि मार्शल की आवाज़ें बुलंद होने लगी हैं और इसके लिए नफसियाती फ़ज़ा मीडिया ने पैदा कर दी है। मीडिया को देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान 1977 जैसे बहरान में मुब्तला हो गया है और अब मार्शल लगे बगैर चारा नहीं। ये मीडिया में हमेशा कुछ एंटी स्टेट क़ुव्वतें बालादस्त रही हैं। जब से TV आए, TV चैनल, ये 24 जो चैनल होते हैं, इनकी तादाद माशाल्लाह 2 दर्जन से ज़्यादा हो गई है सिर्फ उर्दू में। इसके अलावा सिंधी में TV अलग है, पुश्तो में और बलोची में अलग हैं, पंजाबी में भी हैं। सिर्फ उर्दू में नशरियात करने वाले चैनल्स की तादाद 2 दर्जन से ज़्यादा है जो घर घर देखे जाते हैं, और सब पर एक कोहराम बरपा है और 1977 किसी फ़ज़ा बताई जा रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने बताया कि सिंध बलूचिस्तान में जिन सीटों के झगड़े हैं उनकी तादाद मिलाकर भी 10-11 कौमी असम्बली के हलकों से ज़्यादा नहीं बनती। हाँ, पख्तूनख्वा में जो धांधली हुई है वो PTI ने की, और पंजाब में जो धांधली हुई वो भी PTI ने की। वैसे ये बड़ी अजीब बात है कि हुकूमत किसी और की है और PTI अपोजिशन में रहते हुए धांधली कर रही है। तो इसमें समझने की बात यह है कि PTI ने कोई अवामी क़ुव्वत से धांधली नहीं की कि उसके लोग पोलिंग स्टेशनों पर काबिज़ हो गए और ठप्पे लगा लगा कर उन्होंने इंतखाबात जीत लिए। ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान था उसका एक बड़ा हिस्सा, वो जो कहते हैं ना कि चुड़ैल चली गई लेकिन अपने दांत, अपनी बत्तीसी छोड़ गई ताक में, और वो बत्तीसी अब तंग कर रही है। तो इसकी बत्तीसी जो है प्रोजेक्ट इमरान की, वो तमाम इदारों में, अदलिया में, ब्यूरोक्रेसी में मौजूद है। और फिर इसके अलावा PTI ने बहुत बड़ा पत्ता खेला। हर हलके में उन्होंने 10-10 करोड़ रुपए बांटे ROs में और इनके मातहत अमले में। तो इस तरह उसने ये नताइज को अपने हक में किया। फ़ौज पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने धांधली कराई। मुझे तो नज़र नहीं आता कि फ़ौज ने धांधली कराई। फ़ौज के बारे में ये बात कही जा सकती है कि उन्होंने धांधली करने दी, यानी नज़र नहीं रखी कि कौन अंदर क्या कर रहा है। अब आपके सामने है कि पेशावर हाई कोर्ट जो है वो खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दों की पनाहगाह बनी हुई है। जो दहशतगर्द जाता है वो 1 महीने की ज़मानत बल्कि लामहदूद मुद्दत की ज़मानत। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजों ने अंधेर मचाए रखा, लाहौर हाई कोर्ट ने आपके सामने जो कुछ किया, और फ़ौज इस मामले पर नज़र नहीं कर सकी, तवज्जो नहीं कर सकी, जिसकी वजह से मामलात बिगड़ते चले गए। और कुछ वजह अदालतों का अदम तावन भी था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला तो दे दिया कि फ़ौजी अदालतों को मुकदमात चलाने का इख्तियार नहीं है। उस फैसले को इन्होंने मुअत्तल कर दिया, लेकिन फ़ैसला फिर भी नहीं दिया। और फैसले में ये जो अबूरी फ़ैसला था उसमें उन्होंने आर्डर जारी किया कि फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चल सकते हैं, लेकिन फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। अमलन तो फिर फ़ौजी अदालतें मुअत्तल ही हुई, जिसकी वजह से दहशतगर्दों को अभी तक सज़ा नहीं मिल सकी और हालात फिर इस तरह काबू में नहीं आए। दहशतगर्दी इस दौरान बढ़ गई। तो हम अगर ये कहें तो अदालतों को फिर गुस्सा नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में अदलिया का बहुत बड़ा तावन शामिल है। हर दौर की, हर ज़माने की अदलिया ने दहशतगर्दी को बढ़ाने में सहूलतकारी का काम अंजाम दिया है। तो खैर, ये नुक्ता यहाँ वाइंड अप करता हूँ ये वाला कि मार्शल लगने का कोई इस वक्त ख़तरा मुझे तो नज़र नहीं आता, लेकिन जो फ़ज़ा बनाई जा रही है वो जानबूझकर इसी तरफ ले जाया जा रहा है मुल्क को कि मार्शल लग जाए। और GDA का मसला ये है कि उन्होंने तो खैर हर दौर में मार्शल को आवाज़ दी है, और उसकी वजह कुछ नफसियाती वजह पीपल्स पार्टी का अंदाज़ हुकूमत भी है। पीपल्स पार्टी 1970 से ऑनवर्ड बीच में मार्शल लॉ के वक्फे निकाल कर सिंध में हुक्मरान रही है, और वो अपने मुखालफों को बर्दाश्त नहीं करती।
और उन पर वो सख्ती करती है और उनको बुलडोज करती है, उनको ग्राइंड करती है। तो ये चीज़ें जो है इसकी वजह से फिर सिंध के अंदर जो लोग हैं पीपल्स पार्टी के मुखालिफ, वो ये समझते हैं कि हमारे लिए सांस लेने की गुंजाइश फिर सिर्फ मार्शल लॉ दौर में ही मिल सकती है। तो ये वजह है। लेकिन बाकी सूबों में मामला जो है वो अब यहाँ एक शोर मच गया है कि जनाब तमाम कौमी असम्बली के इंतखाबात नए सिरे से करवाए जाएँ। मेरा ख्याल है, और मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूँ, कि पख्तूनख्वा की 32 और बाकी सूबों की जो 15-20 सीटें बनती हैं, ये कुछ 40 या 50 के दरमियान सीटें होंगी जिन पर अगर री इलेक्शन करा दिया जाए तो ये बहरान ख़त्म हो जाएगा। और ये जो मुतालबा है कि पूरे मुल्क के इलेक्शन नए सिरे से कराए जाएँ, ये मुमकिन नहीं है या काबिल अमल नहीं है। इससे तो आसान है कि फिर मार्शल लॉ लगा दिया जाए, क्योंकि उसमें इतना ख़र्चा नहीं होगा। ये अलग बात है कि मार्शल लॉ लगने के बाद पाकिस्तान पर जो माशी मुसीबत नाजिल होगी उसकी मालियत बहुत ज़्यादा होगी। तो अब नाज़रीन ज़रा जिक्र कर लें कि मौलाना फजल रहमान ने जो पत्ता खेला उसका नतीजा क्या निकला। मौलाना फजल रहमान PTI से कोई तावन करने वाले नहीं हैं। उन्होंने एक टारगेट हासिल कर लिया, बल्कि 2 टारगेट हासिल किए। एक टारगेट तो उन्होंने ये हासिल किया कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को संजीदगी से सूरत हाल का जायज़ा लेने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले वो मामलात को ईजी ले रही थी, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जो पत्ता खेला उसकी वजह से फिर वो चौंकी और अब वो हालात को अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से देख रही है। और दूसरा टारगेट जो हासिल किया वो है इमरान खान को जलील और रसवा करने का, उसको मज़ीद नंगा करने का। अब खुद PTI के कारकुन पूछ रहे हैं कि जिस मौलाना को हम तरह तरह की गालियां देते थे, उनको डीजल के नाम से याद करते थे, और शेख मरवत ने 2 दिन पहले, मुलाकात से 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें डीजल पर लानत के अल्फाज उसने लिखे थे। तो आप अरसा दराज से हमें ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी के बाद अगर पाकिस्तान में कोई सबसे बुरा आदमी है तो वो मौलाना फजल रहमान है। तो आप आज उसको आप हज़रत मौलाना कह रहे हैं, उसके साथ घर पर गए हैं और झुक कर मिल रहे हैं और उसकी हर शर्त को मंजूर करने पर तैयार है। मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ा रिपोर्ट बताता हूँ कि इमरान खान ने अपने वफद को ये कहा कि मौलाना जो भी पख्तूनख्वा असम्बली में मांगते हैं उनको दे दो। वो स्पीकर का ओहदा मांगते हैं तो स्पीकर का दे दो, और अगर वो वज़ीर आला का ओहदा मांगते हैं तो वो भी हम देने को तैयार है। लेकिन इस पर ज़रा आपने बारगेनिंग करनी है, कोशिश करनी है कि वो स्पीकर के ओहदे पर राज़ी हो जाए। ये इमरान खान की जहालत थी। जहालत से ज़्यादा उसका लालच। आप अंदाज़ा करें कि वो इतना लालची शख्स है और इतने वो अपने हवास खो चुका है कि वो मौलाना फजल रहमान को न सिर्फ ये एक मखलूत हुकूमत में हिस्सेदार बनाने को तैयार है, बल्कि उसको सूबा पख्तूनख्वा की वज़ारत आला और स्पीकरशिप देने को भी तैयार हो गया। लेकिन मौलाना उससे के साथ नहीं चलेंगे। मौलाना एक कंट्रोवर्सी पैदा की जिसमें उन्होंने एक गलत बयानी की, जानबूझकर की, स्ट्रेटजी के तौर पर या गुस्से में। इस पर हम फिर कभी बात कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बाजवा के कहने पर ये तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, जबकि हालात जो वाक़यात हैं वो इसके बरक्स हैं। तमाम लोगों के बयानात मौजूद है और आज भी अख्तर मैंगल ने तरदीद की है, और मुस्लिम लीग पर मलिक अहमद साहब, क्या नाम है उनका, उन्होंने भी इसकी तरदीद की है और कहा है कि बाजवा ने तो ये कहा था कि अब तहरीक अदम एतमाद ना लाएँ। तहरीक अदम एतमाद का किस्सा सिर्फ इतना है कि जब फ़ौज ने इमरान खान की सरपरस्ती से हाथ खींच लिया तो अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पेश करने का मौका मिल गया और फ़ौज ने उसमें उस तरह से रुकावट नहीं डाली, मशवरा दिया कि ना करें। और ये बात इससे पहले कई सहाफ़ी हामिद मीर वगैरह और दूसरे कई ये बता चुके हैं कि बाजवा ने तहरीक अदम एतमाद को वापस लेने का मुतालबा किया था, लेकिन उस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो तहरीक अदम एतमाद को रुकवा सकते। बहरहाल इस बयान से कंट्रोवर्सी पैदा हुई और मुस्लिम लीग नून ने कबल अज़ वक्त एक रिएक्शन वाला बयान दे दिया, लेकिन हकीकत फिर मौलाना ने बाद में बयान भी कर दी। तो मौलाना का किस्सा ये है कि उन्होंने 2 टारगेट हासिल कर लिए जो मैंने बता दिए, और अब मसला जो है वो री इलेक्शन की तरफ जा रहा है। जुज़वी तौर पर री इलेक्शन, पूरे मुल्क में नए सिरे से इलेक्शन की ना कोई जवाज़ है, ना हालात है, ना इम्कान है, वो दायरा इम्कान से ही खारिज है। और जैसे कि मैंने कहा, मैं फिर कहता हूँ कि इससे ज़्यादा आसान और सस्ता तरीका तो मार्शल लॉ लगाने का है। अच्छा, अब एक डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुई है, इसको आप मुस्लिम लीग नून का कार्ड भी कह सकते हैं, और एक PTI की तरफ से हुई है। PTI ने कहा है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, मरकज़ में भी और पंजाब में भी। ये क्यों कहा?
वो तो फजलुर रहमान से और आसिफ जरदारी से तावन के तलबगार थे और हुकूमत लेना चाहते थे। लेकिन हुआ ये है कि जब इनका इजलास कल हुआ जिसमें इन्होंने जाली फार्म पेश किए दस्तखत के बगैर, और एक भूंडा मजाक था जो कारगर नहीं हो सका, जो वो ऐसा तीर था जो नहीं चल सका, क्योंकि इन जाली फार्मों की बुनियाद पर आप किसको गुमराह करना चाहते हैं। आपने एक शो कर लिया पीटीआई का इस्लामाबाद में, सैकड़ों बंदे इकट्ठे करके, कारकुन, वर्कर, लीडर हर तरह के, और आलमी मीडिया इससे तो मुतअस्सर नहीं होगा। उसको तो चाहिए सबूत। अगर आपने वहाँ कंपेन चलानी है दुनिया में तो सबूत चाहिए। सबूत आपने दिया नहीं, वो जाली फार्मों के अक्स उठाकर आपने उनको दे दिए। तो लेकर इस इजलास में पीटीआई को पता चल गया कि उसके पास उसकी तो नंबर है वो पूरे नहीं है। कितने पूरे नहीं है इस बारे में मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में है उन अरकान की जो गैर हाज़िर रहे और जो इनसे राब्ते में नहीं हैं कि इनकी वफाक में हुकूमत का सवाल ही नहीं पैदा होता। पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर भी सवाल ही नहीं पैदा होता। पीपल्स पार्टी के 54 मिल जाएं पीटीआई के साथ तो तब भी वो 100 की गिनती पूरी होती है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। तो इसके बाद जब इन्होंने देखा कि हालात ये हैं और मौलाना फजलुर रहमान के भी तेवर कुछ और हैं और इदारों के तेवर भी कुछ और हैं, तो फिर इन्होंने पसपाई इख्तियार की और ये ऐलान कर दिया कि हम दोनों मुकामात पर पंजाब में और वफाक में अपोजिशन में बैठने को तैयार है। तीसरी तरफ मुस्लिम लीग ने एक बहुत बड़ा कार्ड खेला है। कोई फैसला अभी तक जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कुछ जारी नहीं हुआ, लेकिन ख़बर अंदर से बाहर आ गई कि मुस्लिम लीग ने इस बात पर इत्तफाक किया है उसके अरकान की अक्सरियत ने कि हमें मरकज़ में हुकूमत में नहीं बैठना चाहिए, सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। ये पैगाम जो है ये पीटीआई के लिए नहीं है, ये पैगाम इदारों के लिए भी है जो ये चाहते हैं कि फ़लाँ हो और फ़लाँ ना हो, लेकिन उससे ज़्यादा ये पैगाम है पीपल्स पार्टी के लिए कि ठीक है भैया आप अपनी हमायत वापस लें, तुम अपनी मोहब्बत वापस लो। तो जो क्या कहते हैं कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो भाई हमें हुकूमत नहीं चाहिए वफाकी, आपने जो करना कर ले, पीटीआई से मिलना पीटीआई से मिल जाए। अब वहाँ मसला ये है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद अब मुमकिन ही नहीं है, और अगर हो भी जाए फ़र्ज़ कीजिए तो ये हुकूमत होगी पीटीआई की और पीपल्स पार्टी उसमें शामिल बाजे के तौर पर होगी, और ये मुमकिन नहीं है। ये इस पर अलग से बहस करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को भी बता दिया है कि भाई हम हुकूमत में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर तुमने हमारा साथ देना तो ठीक है हुकूमत बना लेते हैं, अगर नहीं साथ देना तो कोई परवाह नहीं है। तो नाज़रीन ये है नक्शा, और मुझे तो अभी मार्शल लगता हो नज़र नहीं आता। तो इजाज़त दीजिए नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।